हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने टनल डायोड से रिलेटेड स्टडी किया था। इस वीडियो में हम कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन एंड वैरेक्टर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है तो उसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। ये हम पीछे वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है तो उसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ लगातार बढ़ती है। और अगर रिवर्स बायसिंग के वोल्टेज को इंक्रीज़ कर दिया जाए ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज, इसके वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाए तो इसकी जो विड्थ है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जितना वोल्टेज को बढ़ाया जाता है विड्थ भी उसी के रेशियो में बढ़ती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है फॉर रिवर्स बायसिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये वोल्टेज के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर इसको हम कह सकते हैं डिप्लीशन रीजन की विड्थ का जो स्क्वायर होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ने पर, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की प्लेट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है ना। ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है इसमें इसमें चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं। तो जैसे जैसे इसकी विड्थ बढ़ेगी, ये जो पीएन जंक्शन डायोड होती है ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है, जिसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक भरा हो और एक प्लेट उसमें पॉजिटिव हो और दूसरी प्लेट नेगेटिव हो। इस तरह से ये बिल्कुल एक कैपेसिटर या संधारित्र की तरह बन जाता है। इसी को हम कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो एक ऐसे कैपेसिटर या ऐसे संधारित्र की तरह बिहेव करने लगता है जिसकी जो कैपेसिटेंस है या जो धारिता है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। वैरेक्टर डायोड की जो कैपेसिटेंस है वो स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस या फिर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के बराबर होती है। ठीक है। ये अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तो इसकी जो धारिता है वो स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के बराबर होती है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि वैरेक्टर डायोड क्या होती है और इसका कैपेसिटेंस से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और वोल्टेज को चेंज करने पर इस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। हम एक जर्मेनियम की चिप ले लें अगर, और उस जर्मेनियम की चिप पर इंडियम की कोटिंग की जाए या इंडियम की डोपिंग की जाए तो हमारा जो अर्धचालक है, जो सेमीकंडक्टर है, वो किसका हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। और जब हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं उस केस में नंबर ऑफ एक्सेप्टर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ डोनर। ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्सेप्टर होता है यानी कि आपने कितने एडिशनल फ्री होल्स को ऐड किया है, और नंबर ऑफ डोनर यानी इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में नंबर ऑफ एक्सेप्टर जो होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन डोनर होता है। लेकिन जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है वो उसी लिहाज में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम ये जो स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस या जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है इसके लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो वैरेक्टर डायोड है उसका जो कैपेसिटेंस है या उसका जो विड्थ है वो वोल्टेज के साथ कैसे डिपेंड करती है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं सबसे पहले फ्रॉम पॉइजन्स इक्वेशन। ठीक है। ये पॉइजन की एक इक्वेशन है जिसको हम यूज़ करेंगे। और पॉइजन्स इक्वेशन क्या कहती है, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइजन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, इसको आप आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है। यहाँ पर v क्या है, वोल्टेज है, रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एकांक आयतन में जो चार्ज होता है या आयतन चार्ज घनत्व जिसको बोलते हैं वो है ये। ठीक है। रो। और एप्सिलॉन क्या होता है, विद्युतशीलता। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो डेल ऑपरेटर आप पहले पढ़ चुके हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर वी
ठीक है, हम किसके ऊपर ऑपरेट करें, v के ऊपर, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्साइलन। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दूँ ऑन इंटीग्रेटिंग तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा डेल v अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर ये पूरा ही कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और इसके साथ मुझे एक x और मिल जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव सिंबल का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ इसकी डायरेक्शंस को शो करता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इसको एक बार फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, v इज इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलन, तो क्या है, कांस्टेंट है, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिल गई वोल्टेज की वैल्यू। अब ये जो डिस्टेंस है x, तो यहाँ पर हमारी डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में है, यहाँ पर हमारी डिस्टेंस का रेस्पेक्ट है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो यहाँ पर हम x को किससे रिप्लेस करते हैं, w से रिप्लेस कर सकते हैं, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, तो उससे हमें v की वैल्यू मिलेगी रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 एप्साइलन। ठीक है, इसको लेकर के हम सॉल्व करेंगे ओमेगा, या फिर आप इसको w से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू आई, वोल्टेज की वैल्यू आई। अब हम जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसका क्या मतलब होता है, q अपॉन v, यानी कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो जो चार्ज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Q एंड D किसके बराबर हो जाएगा, कि पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज या फिर एक पर्टिकुलर डोनर एटम का चार्ज इनटू टोटल डोनर एटम्स का नंबर। ठीक है, चार्ज हमेशा किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, तो Q इंटू एन डी अपॉन V। तो इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगी, तो ये जो V है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो V है ये हमारा वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम को हम स्मॉल v से डिनोट कर देते हैं। अगर हम वॉल्यूम को यूनिट ले लें, है ना, वॉल्यूम को अगर हम 1 यूनिट ले लें तो रो किसके बराबर हो जाएगा, Q एंड D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं फॉर यूनिट वॉल्यूम। फॉर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं इसको रिप्लेस करूँगी तो मुझे मिलेगा वोल्टेज इज इक्वल टू रो की जगह पर Q एंड D इंटू W स्क्वायर अपॉन 2 एप्साइलन। ठीक है, यहाँ से मुझे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन W स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 एप्साइलन V अपॉन Q एंड D। ये किसकी वैल्यू मिलेगी, W की वैल्यू मिलेगी, और ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, W स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V। इसी को लेकर के हमने वैरेक्टर डायोड को पढ़ना शुरू किया था, यानी इस केस में जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो वोल्टेज पर डिपेंड करती है, और वोल्टेज बढ़ाने पर डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब इससे आगे हमें CT की वैल्यू निकालनी, यानी कि इसके कैपेसिटेंस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो अभी हमने W स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इसी इक्वेशन को लेकर के हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं फिर से लिख रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2। ये हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू V, यानी कि V के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 ओमेगा या फिर 2W dW अपॉन dV इज़ इक्वल टू 2 एप्साइलन और Q एंड D, ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, और V का dV अपॉन dV क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। V के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मुझे dW अपॉन dV की वैल्यू मिलेगी एप्साइलन अपॉन Q एंड D इंटू W। ठीक है, इसको हम अपनी क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हमें पता है कि हमारा जो टोटल चार्ज, हमें पता है रो इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, तो यहाँ से टोटल चार्ज Q की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, रो इंटू V। ओके, अभी हमने पीछे रो की वैल्यू क्या निकाली थी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, ये जो V है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आई थी, Q इंटू एन डी, और वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, एरिया इंटू विड्थ। ठीक है, या फिर एरिया इंटू लेंथ। ठीक है ना, तो एरिया को हम किससे लिख सकते हैं, A से, और लेंथ को हम किससे लिखेंगे, इसका एरिया हमने अगर A मान लिया तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, W, तो एरिया को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ से, या W से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस यानी धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट
धारिता का क्या मतलब होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वोल्टेज, तो Q अपॉन V। और अगर हम बहुत छोटे एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, dQ अपॉन dV, ठीक है। तो Q की वैल्यू हम यहाँ से इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो हमें कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा d/dV ऑफ Q/d इंटू AW, ठीक है। फिर हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो Q/d और A ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट है, हमें मिल जाएगा dW अपॉन dV। और इस टर्म की वैल्यू जो है वो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 3 में। जब मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस करूँगी तो मुझे मिलेगा CT इज़ इक्वल टू Q/d इंटू A एप्साइलन अपॉन Q/d इंटू W। Q/d से Q/d कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा CT इज़ इक्वल टू A एप्साइलन अपॉन W। A और एप्साइलन भी कांस्टेंट है, तो CT इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू W। और W क्या था, हमारा जो W था वो किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं W को √V से क्या करूं, चेंज कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, CT इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √V। इसका क्या मतलब है कि अगर हम वोल्टेज को चेंज करेंगे तो हमारा जो डायोड है उसकी कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगी। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इसकी जो धारिता है, हमने देखा कि रिवर्स बायसिंग में हमारी जो डायोड है वो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है, एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है, संधारित्र की तरह, जिसकी धारिता किस पर डिपेंड कर रही है, जिसकी धारिता डिपेंड कर रही है वोल्टेज पर। इसीलिए इस टाइप के डायोड को वेरिएबल रिएक्टर क्या कहा जाता है, वेरिएबल रिएक्टर डायोड, या फिर इन शॉर्ट इसको वैरेक्टर डायोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैरेक्टर डायोड, ठीक है। जो कि किस पर डिपेंड करता है, जो कि पीएन जंक्शन डायोड के संधारित्र वाले गुण पर, यानी कि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। और इस केस में इसकी जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, वो किस पर डिपेंड करती है, वोल्टेज को चेंज करने पर उसकी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसीलिए इसको वेरिएबल रिएक्टर या फिर वैरेक्टर डायोड कहा जाता है। अब हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है सोलर सेल। हो सकता है आपने इसे पहले भी पढ़ा हो, इसको हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं और हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। सोलर सेल जो होता है वो फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर काम करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर बेस्ड है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या कहता है कि जब किसी मेटल पर, ठीक है, लाइट को गिराया जाता है तो वो उसके फोटॉन्स को क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, और उस वजह से मेटल की सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। यानी उसकी सरफेस पर अगर हम लाइट को क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो वो उसके फोटॉन्स को क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, और उस वजह से उसकी सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। और इसी इफेक्ट पर बेस्ड है हमारा सोलर सेल, ठीक है। अगर हम सोलर सेल के कंस्ट्रक्शन को देखें तो इसमें क्या होता है, एक सैंडविच स्ट्रक्चर होता है जो कि सेमीकंडक्टर की दो पतली पतली परतों से बनाया जाता है, ठीक है। इस सेमीकंडक्टर की दो परतों में एक N लेयर होती है, एक P लेयर होती है, दोनों जंक्शन से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। उसके ऊपर मेटल की ग्रिड लगी हुई होती है और एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगी हुई होती है। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आपने कभी सोलर सेल अगर देखा होगा तो जो ब्लैक कलर की परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसके ऊपर मेटल की ग्रिड लगी हुई होती है, ठीक है। एक जाले जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ये लाइट के रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज कर देती है, यानी इस पर आने वाली लाइट का बहुत ही कम रिफ्लेक्शन हो पाता है, रिफ्लेक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, और जितनी भी वो लाइट है उसको अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। उसके नीचे ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ये एक मेटालिक बेस पर रखा हुआ होता है, और यहाँ से इसे एक्सटर्नल सर्किट से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये तो हुआ इसका कंस्ट्रक्शन। अब ये काम कैसे करता है, जब इस पर लाइट इंसिडेंट होती है,
ठीक है। तो इसके जो फोटॉन्स हैं, ठीक है ना, वो क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लाइट के फोटॉन सेमीकंडक्टर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है। ये जो लगी हुई मेटल की ग्रिड है और ये जो सेमीकंडक्टर की ऊपर वाली लेयर है, ये लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से इसकी सरफेस पर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगते हैं, रिलीज़ होने लगते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर के अंदर प्रेजेंट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि बाउंडेड है, ठीक है ना, बॉन्ड से बंधे हुए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनसे जाकर के क्या करने लगते हैं, टकराने लगते हैं। और जैसे जैसे ये टक्कर इंक्रीज होती है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं। इस तरह से इसमें लगातार टकराने की वजह से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स बन जाते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स हैं, ये इस जंक्शन से होकर एक साइड से दूसरी साइड पर क्या करने लगते हैं, ट्रांसफ़र होने लगते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो N से P की तरफ जाने लगते हैं और होल्स जो है वो P से N की तरफ जाने लगते हैं। इस वजह से दोनों लेयर्स के बीच में क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक विभवांतर क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। और अगर इसमें ऑलरेडी एक पोटेंशियल डिफरेंस है और जब इसको एक आउटसाइड में सर्किट से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसके अंदर उस विभवांतर की वजह से क्या होने लगती है, जब सर्किट कंप्लीट होता है तो धारा प्रवाहित होने लगती, करंट फ्लो होने लगती, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। जब इसको आप वायर से कनेक्ट कर देंगे, सर्किट को कंप्लीट कर देंगे, तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या होने लगती है, करंट फ्लो होने लगती है। तो जो सोलर सेल होता है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और कौन से प्रिंसिपल से कन्वर्ट करता है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करते हुए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आगे टकराने की वजह से, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी बॉन्ड में से फ्री कर देते हैं। इससे लगातार ये टक्कर चलती रहती है और बहुत सारे फ्री होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाते हैं। फिर ये जो होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है फ्री वाले, वो दोनों ही लेयर्स के बीच में क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। N से P की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन और P से N की तरफ जाने लगते हैं होल्स। इस वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है और जब हम इसका सर्किट कंप्लीट करते हैं, उसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते हैं, तो उसमें करंट हमारी फ्लो होने लगती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।